विनय अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक पर घर लौट ही रहा था कि तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसके हाथ में पकड़ा मोगरे का फूल नीचे गिरने ही वाला था कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बाइक से दूर जा गिरा। ट्रक का ड्राइवर समझ गया कि उसने बड़ा हादसा कर दिया है, इसीलिए वह तुरंत वहां से भाग गया। आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे। विनय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसने दर्द से कराहते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई। प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी उसकी तरफ बढ़ा नहीं। लगभग 15 मिनट तक वह जिंदगी और मौत से जूझता रहा। फिर संयोगवश उसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी। कार में बैठे शख्स ने सड़क पर भीड़ देखी और यह जानने के लिए कि क्या हुआ है, गाड़ी रोकी। जब उसने खून में लथपथ विनय को देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके साथ अस्पताल जाने का फैसला किया। विनय की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसके हाथों में अब भी मोगरे का फूल मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। उसने आखिरी बार अपनी मुट्ठी में दबे मोगरे के फूल को देखा, उसे अपने सीने से लगाया, वर्षा को याद किया और कहा, तुम हमेशा मेरी रहोगी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यह कहते ही उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। उसे अस्पताल लेकर गए शख्स को यह समझ ही नहीं आया कि विनय अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टरों ने उसे चेक किया और कहा, बहुत ज्यादा खून बह चुका था, अगर थोड़ा पहले लाया जाता तो हम इसे बचाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टरों ने विनय की जेब से उसका मोबाइल निकाला और देखा कि उसने आखिरी कॉल किसे किया था। उसी नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ फोन वर्षा ने उठाया। हेलो, क्या आप विनय को जानती हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, कौन है आप? मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन विनय का एक्सीडेंट हो गया है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अस्पताल के लिए दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि विनय का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। विनय के शरीर के पास आते ही वर्षा वहीं बैठ गई। उसके हाथ में मौजूद मोगरे के फूलों को देखकर उसका दूख उमड़ पड़ा। उसने धीरे से विनय के हाथ से वे फूल निकाले और अपने बालों में लगा लिए। उसकी पेशानी को सहलाते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। क्यों री, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मोगरे के फूल लेकर आने की बात कहकर गए थे और अब इस हाल में लौटे हो। क्या तुम्हें यह सही लग रहा है? शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? यह सब देखकर वहां मौजूद व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। जब उसने वर्षा के मुंह से सुना कि उनकी शादी को केवल 2 दिन हुए थे तो उसका दिल बैठ गया। तभी एक नर्स आई और विनय के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए दस्तखत लेकर चली गई। पुलिस भी वहां पहुंच गई और उस व्यक्ति से हादसे के बारे में पूछताछ करने लगी। उसने पूरी घटना पुलिस को बता दी। वैसे उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उस दिन जब वह अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था तो उसने सड़क पर खून से लथपथ विनय को देखा और तुरंत अस्पताल ले आया था। अर्जुन वर्षा के पास गया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। कृपया मत रोइए मैडम, जो हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता था। शायद उनकी उम्र बस इतनी ही थी। मौत कब आ जाए ये कोई नहीं जान सकता। आपको हिम्मत रखनी होगी। आपके घर में और लोग होंगे, आपको उनके लिए मजबूत बनना होगा। लेकिन अर्जुन की ये बातें वर्षा के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। वह गहरे दुख में डूबी हुई थी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विनय के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जब डॉक्टर और अन्य कर्मचारी पोस्टमार्टम करने लगे तो विनय के हाथ को खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ में अब भी थोड़े से मोगरे के फूल जकड़े हुए थे। एक कर्मचारी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इसका हाथ खुल ही नहीं रहा है। देखिए, इसके हाथ में क्या है? मोगरे के फूल। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने भी सुना कि इसकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। शायद ये अपनी पत्नी के लिए मोगरे के फूल लेकर आया होगा, पता नहीं किस इच्छा के साथ, लेकिन अब तो ये बस एक लाश बन चुका है।
डॉक्टर और पोस्टमार्टम कर रहे व्यक्ति ने विनय के हाथ से मोगरे के फूल निकालकर फेंक दिया। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद विनय के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उस दिन विनय का शव घर लाया गया। जब एम्बुलेंस दरवाजे पर रुकी तो उसकी मां ने देखा कि वर्षा पहले ही बाहर खड़ी थी। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो है? लेकिन जैसे ही विनय के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया, उसकी मां चीख पड़ी, अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? मेरी गोद में खेला करता था, अब मेरे ही सामने यूं पड़ा है। कितनी खुश थी मैं तेरी शादी से, और अब तेरा अंतिम संस्कार देखूंगी। ओह भगवान, मुझसे यह सहन नहीं होगा। उसका रोना सुनकर घर के बाकी लोग भी बिलख पड़े। विनय की चारों बहनें भी रोते हुए घर पहुंची। पूरा माहौल मातम में डूब गया। सभी रस्में पूरी कर विनय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वर्षा को उसके मायके भेज दिया गया, लेकिन उसके लिए यह दर्द सहना आसान नहीं था। जिस इंसान से उसने पहली बार सच्चा प्यार किया, जिससे शादी की, वही उसे यूं अकेला छोड़ गया था। अब उसके जीवन में बस दुख ही बचा था। जहां भी जाती उसे विनय की मौजूदगी महसूस होती। जब भी दुखी होती वह विनय की तस्वीर पकड़कर उससे बातें करने लगती। उसे इस हाल में देखकर उसके माता पिता का दिल टूट जाता था, लेकिन वे भी जानते थे कि कोई भी शब्द उसके दर्द को कम नहीं कर सकता था। विनय को गए हुए आज 1 महीना होने को आया था। वर्षा की हालत देखकर उसके पिता ने उससे फिर से काम पर जाने के लिए कहा। अपने दर्द को छिपाने के लिए वह दोबारा टीचर की नौकरी पर लौट आई। बच्चों को पढ़ाते हुए वह अपने गम को भूलने की कोशिश करती थी, लेकिन स्कूल से घर लौटने के बाद फिर से विनय की यादें उसे सताने लगती थीं। उसे भुला न पाने के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। दिन, महीने और साल बीतते गए और आज विनय को गए पूरे 2 साल हो चुके थे। वर्षा धीरे धीरे अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से उसे भुला पाना उसके लिए संभव नहीं था। उसका स्कूल पास में ही था, इसीलिए वह रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे हर जगह पीछा कर रहा है। हालांकि जब वह चारों तरफ देखती तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी वह डर जाती और कभी कभी इसे महज एक भ्रम समझकर चुप हो जाती। अपनी बेटी की हालत देखकर सुब्बैया जी बहुत दुखी थे और इसी चिंता में वे बिस्तर पकड़ चुके थे। कितनी ही दवाइयां देने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं मरने से पहले तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होते देखना चाहता हूँ। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, तुम दूसरी शादी कर लो बेटी। अपने पिता की इस आखिरी बात को मान लो। वर्षा ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं पापा, सिर्फ यही एक बात मत कहिए। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। आपकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन दूसरी शादी के लिए मुझसे मत कहिए। सुब्बैया जी ने रोते हुए उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमारी उम्र हो चली है। अगर हम चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जमाना बहुत खराब हो गया है बेटी। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम अकेली हो तो न जाने वे क्या कर बैठे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही सही तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। कम से कम अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान तो करो बेटी। उसकी मां ने भी कहा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं वर्षा। हमारे बाद तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? आज के जमाने में पैसा हो तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, वरना कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम्हारी भलाई के लिए ही सही तुम दूसरी शादी कर लो बेटी। दोनों के बार बार कहने पर आखिरकार वर्षा ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर सुब्बैया और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। सुब्बैया ने तुरंत एक ब्रोकरेज एजेंट से संपर्क किया और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने को कहा। कुछ दिनों बाद एक तलाकशुदा व्यक्ति से वर्षा के लिए रिश्ता तय किया गया। वह व्यक्ति और उसके माता पिता वर्षा को देखने के लिए उसके घर आए। लड़के को वर्षा पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। उसने कहा कि शादी की तारीख पक्की करने के लिए वे जल्दी ही वापस आएंगे। लड़का और उसके माता पिता वहां से जाने लगे। वह व्यक्ति अपनी कार में बैठकर अपने माता पिता का इंतजार कर रहा था।
तभी अचानक एक ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार पलट गई और वह उसमें बुरी तरह फंस गया। वह निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। उसके माता पिता और आसपास के लोग दौड़कर आए और किसी तरह उसे निकालकर अस्पताल ले गए। जब यह खबर सुब्बैया को मिली तो उन्होंने तुरंत ब्रोकरेज एजेंट को फोन किया। पहले उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं, फिर शादी की बात करेंगे, यह कहकर एजेंट ने फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद जब वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो ब्रोकरेज एजेंट ने उसके पिता को फिर से फोन किया। सर, अब आपका बेटा ठीक हो गया है, तो क्या हम शादी की बात आगे बढ़ाएं? कौन सी शादी? किसकी शादी? हमें यह रिश्ता पसंद नहीं। कैसी लड़की ढूंढी है आपने? लगता है कि वह अशुभ है। पहले उसका पहला पति मर गया और अब हमारे बेटे के साथ यह हादसा हो गया। इसका मतलब यही है कि वह अनिष्टकारी है। हम अपने बेटे की शादी किसी मनहूस लड़की से नहीं कर सकते। ये रिश्ता हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। ये सुनकर ब्रोकरेज एजेंट को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सुब्बैया को यह खबर दी। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपकी बेटी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा। एजेंट ने उन्हें सांत्वना दी। सुब्बैया ने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, इस बार कोई अच्छा रिश्ता लाना। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और बेटी से छिपा ली और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन वर्षा को यह पता चल गया कि जो व्यक्ति उसे देखने आया था उसने शादी के लिए मना कर दिया है। लेकिन चूंकि उसे खुद भी दूसरी शादी नहीं करनी थी, इसीलिए उसे कोई दुख नहीं हुआ। इस बीच वर्षा को बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बार उसने यह जानने की ठान ली कि आखिर उसके पीछे कौन है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। ब्रोकरेज एजेंट ने फिर से वर्षा के लिए एक और रिश्ता ढूंढा। लेकिन इस बार लड़के के परिवार के लोग जब वर्षा को देखने आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और वे सभी अस्पताल में भर्ती हो गए। अब तो खुद ब्रोकरेज एजेंट को भी शक होने लगा कि कहीं वर्षा सच में अशुभ तो नहीं। हालांकि उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया और फिर से एक नया रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि वर्षा मनहूस है। लोग उसे देखते ही दूसरी दिशा में चलने लगते। जहां वह जाती वहां लोग उससे दूर भागते। उसे बहुत बुरा लगने लगा। अब तक 6 लोग उसे देखने आ चुके थे, लेकिन वे सभी किसी न किसी हादसे का शिकार हो चुके थे। आखिरकार इस सबसे तंग आकर वर्षा ने अपने पिता से कह दिया, पापा, अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत ढूंढिए, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी। अपनी बेटी की मनस्थिति समझकर सुब्बैया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बुधवार को वर्षा ने स्कूल से छुट्टी ली और घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे 10 लोगों को कुचल दिया। सभी की मौत। वर्षा ने उस सड़क को ध्यान से देखा और चौंक गई। ये तो वही जगह है जहां विनय का एक्सीडेंट हुआ था। विनय की याद आते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर विनय की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। अगले बुधवार को वर्षा स्कूल गई। दोपहर के खाने के समय जब वह अखबार पढ़ रही थी तो उसने देखा कि विनय के एक्सीडेंट वाली जगह पर एक और दुर्घटना हुई थी। इस बार एक कार और एक ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये पढ़कर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, इन ट्रक ड्राइवरों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर हर बुधवार को उसी जगह पर बाइक और ट्रक के एक्सीडेंट की खबर अखबार में आने लगी, जिसमें लोगों की मौत हो रही थी। 5वें बुधवार को वर्षा ने उत्सुकता से अखबार उठाया और पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस बार उसे कुछ अलग खबर दिखी। एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। ये भी वही जगह थी जहां विनय का एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर वर्षा को अजीब लगा, लेकिन उसे अपनी माँ की वह बात याद आ गई कि जहां एक बार एक्सीडेंट होता है वहां बार बार होता रहता है। ये सोचकर वह चुप हो गई। अब बुधवार आते ही वह अखबार पढ़ने की आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस बार उसे कोई ऐसी खबर नहीं मिली। इसके बाद विनय के एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई और हादसा नहीं हुआ। अगले दिन हमेशा की तरह
वर्षा स्कूल जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि आज वह किसी भी हालत में उस शख्स को पकड़कर ही रहेगी। आगे जाकर वह एक मोड़ पर छिप गई। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। जब उसे लगा कि वहां कोई नहीं है, तो वह आगे बढ़ने लगी। तभी एक आदमी जो अब तक छिपा हुआ था, उसके आगे आ गया। उसे देखकर वर्षा हैरान रह गई और चौंक गई। कहानी जारी रहेगी। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन। वर्षा का पीछा करने वाला व्यक्ति कौन था और विनय के मरने वाली जगह पर हर बुधवार एक्सीडेंट क्यों होता था? बाद के दिनों में एक्सीडेंट क्यों नहीं हुए और वर्षा को देखने आने वाले लड़कों को ही एक्सीडेंट क्यों हो रहा था? ये सब जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। तब तक यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।